नमस्कार दोस्तों, आना नेल्स को हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा हटके है। मैं रिसेंटली, आप लोगों को पता होगा अगर मुझे फॉलो करते तो मैं आउट ऑफ कंट्री गई थी, मलेशिया में, कुछ वर्क रिलेटेड था। तो वहाँ पे जब मैं गई थी, मैंने सोचा क्यों ना वहाँ का नेल सैलून में अपना नेल एक्सटेंशन कराए और उसका पूरा एक व्लॉग टाइप वीडियो बनाए, ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे वो लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, और उसमें हमारा जो करने का तरीका है उसमें क्या डिफरेंस है, वो सही करते कि हम सही करते हैं। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जानने के लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं वहाँ पे नेल्स कराऊंगी। तो ये वीडियो देख के मुझे बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा एक और ट्रैवल आने वाला है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी मैं करवाऊंगी अपना एक्सटेंशन, और इसका प्राइस डिटेल सब मैं बताऊंगी। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा व्लॉग टाइप मैंने बनाने की कोशिश करी है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैं निकल रही थी नेल सैलून के लिए। तो मलेशिया में मोस्टली जो हम लोग रह रहे थे, वो मेन ट्रांसपोर्टेशन, या आप बोल सकते हो कि मेट्रो स्टेशन का हब है। वहाँ पे मेट्रोस भी है, बड़ा वाला ट्रेन भी है, मोनोरेल्स भी है, ऐसे बहुत सारे, मतलब वो एक ही जगह है, सेंट्रल बोलते हैं उसको। तो वहाँ से मैंने ये मोनोरेल पकड़ा है, जो हमारा वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल है। वहाँ पे इतने सारे नेल सलून्स, हेयर का प्रोडक्ट्स बेचने वाला, मतलब बहुत ही बड़ा शॉप है। तो ये है यहाँ का मोनोरेल। ये इसका अंदर का मतलब विजुअल्स है। मैं सोचा आपको दिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अपने मुंबई में भी मोनोरेल है, बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई का मोनोरेल मैंने आज तक जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो हमारी जगह से थोड़ा दूर है। तो ये कुछ वहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह है, देखने में बहुत एक्चुअली प्रिटी और क्लीन है। तो अभी मैं स्टेशन पे उतर चुकी हूँ। स्टेशन से ही सारे वहाँ के मॉल्स जो है सब कनेक्टेड रहता है, तो आपको ट्रैवल करना बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मैं उतरी, और उसके बाद यहाँ पे मैं चल रही हूँ मॉल की तरह। जो मॉल में जा रही हूँ उसका नाम है एस वॉन्ग। सो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से आप सीधा जाओगे तो डायरेक्टली आपको मॉल के अंदर एंट्री होगा। मतलब बिल्कुल धूप नहीं खानी है, सीधा ट्रेन से उतरो, सीधा अंदर जाओ एसी में। तो आपको धूप खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत ही कूल लगा। अपने यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ का आप शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब सॉफ्ट टॉयज़ है, हेयर करना चाहे तो हेयर कर सकते हैं। इतने टैलेंटेड लोग हैं। मैंने एक्चुअली अपना हेयर का कुछ वॉश और स्ट्रेटनिंग कराया था, मतलब वो टेम्परेरी आयनिंग वाला। इतना कंफर्टेबल सर्विस था, मतलब सच्ची में इंडिया में किसी का भी मैंने इतना कंफर्टेबली कभी भी मेरा बाल आयरन नहीं कराया था। मतलब बिल्कुल हेयर पुल नहीं किया, कुछ नहीं किया था, इतना कंफर्टेबल था। तो ये बेसिकली मॉल, वो जो मॉल है उसका एक अंदर का पार्ट है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेगा, कपड़े का शॉपिंग मिलेगा, ऐसे क्यूट क्यूट, मतलब इतने सारे क्यूट सामान था कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। इतने क्यूट सामान थे, और पूरा कोरियन टाइप कपड़े मिलते हैं। और स्पेशली यहाँ पे बहुत चाइनीज़ लोग रहते हैं, तो पूरा वो कोरियन चाइनीज़ फैशन पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ, मतलब अभी हम एक्चुअली थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, तो हमारा जो नेल सैलून्स है वो भी यहाँ पे भर भर के है। चलते चलते मैंने बहुत सारे नेल सैलून देखे थे। तो मेरे को व्लॉगिंग करने की उतनी आदत नहीं है, और मेरे को प्राइवेसी बहुत मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है बिना परमिशन का किसी का शक्ल वगैरह कुछ वीडियो में आ जाते, फिर अगर कोई भड़क गए तो फिर बहुत ही बुरा लगेगा। तो मेरे को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही थी, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके सब रिकॉर्ड किया। तो ये एक नेल सैलून था, जैसे आप देख सकते हैं बाहर ही, मतलब इतने सारे जेल पॉलिशेस लगा रहता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्वाचेस लगा रहता है, इवन नेल आर्ट लगा रहता है। और उनकी स्टाफ जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाहर आके आपको पूछते हैं आपको क्या करना मतलब आप क्या सर्विस देख रहे हो। तो जो पहला वाला नेल सैलून था, वहाँ पे मैंने एक्रिलिक के लिए पूछा था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पोल में रिस्पॉन्ड किए थे कि एक्रिलिक आप लोग देखना पसंद करते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मोस्टली एक्रिलिक नहीं करते, ज़्यादातर लोग वो जो फुल कवर या सॉफ्ट जेल का करते हैं। तो इनके पास नहीं थे जो मेरे पास अभी आपने प्रीवियस क्लिप में देखा। तो मैं सोचा कि दूसरे सैलून देखूँगी। अभी सीधा वो सैलून का अंदर वाली पार्ट देखते हैं। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक सैलून मिला, जहाँ पे एक्रिलिक के लिए उन्होंने हाँ बोला। तो ये था वो सैलून। ये एक चाइनीज़ ओन्ड सैलून है। मुझे इधर सोफ़े पे बिठाया, पता नहीं, जबकि उनके पास नेल एक्सटेंशन का टेबल है, बट उन्होंने बोला नहीं यहीं पे करेंगे। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बट एनीवेज अभी देखते हैं क्या होता है।
तो सबसे पहले ये है मेरा राइट हैंड जिसमें नेल एक्सटेंशन नहीं है। मैं नॉर्मली राइट हैंड में करती ही नहीं क्योंकि मेरे से काम नहीं करा जाता। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं किसी का फेस दिखाना नहीं पसंद करूँगी क्योंकि मतलब ऑब्वियसली प्राइवेसी है। मैंने उनसे परमिशन मांगा था कि मैं प्रोसेस रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, एंड उसने बोला था कि हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं बैठी थी और मुझे वो जो भी उन्होंने दिया था अपना हाथ रखने के लिए वो थोड़ा सा ऐसे साफ़ सुथरा नहीं लग रहा था, बट उसके ऊपर एक पिलो रखा और उसके बाद एक क्लीन टॉवल ऊपर डाला तो मैं मतलब इट वाज ओके। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक फ़ाइल लिया और उसके बाद सीधा मेरे नेल्स को बफ़ करने लगे। तो अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो तो आपको पता है हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं क्यूटिकल पुशिंग के, पुश बैक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हैंड फाइल से बफ़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अलग तरीके से भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऑफ द डे आपका जो नेल प्लेट है वो एकदम क्लीन होना चाहिए ताकि आपका एक्सटेंशन जो है वो लॉन्ग लास्ट करे। तो अभी उन्होंने जो स्प्रे मारा है वो पानी है, जो बफ़ किया वो हटाने के लिए। सॉरी, ये पानी नहीं था, आई थिंक क्यूटिकल सॉफ्टनर था, क्योंकि कुछ स्मेल वगैरह नहीं था तो मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था पानी था कि ये, क्योंकि उनको इंग्लिश इतनी अच्छे से आती नहीं थी तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो हम लोग ऐसे इशारों में ज़्यादातर बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज करके ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। बट एनीवेज उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपने जो मेटालिक पुशर है उसी से मेरा नेल्स का जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने, मतलब ऐसे पुश करके रिमूव करना स्टार्ट किया। ओके तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल भी कहीं भी ऐसे दर्द नहीं हुआ। वो मामले में इनका जो तरीका था वो काफ़ी सही था और उन्होंने क्यूटिकल ट्रिमिंग भी की थी। कभी भी मेरा कहीं भी कट भी नहीं हुआ, मुझे ना दर्द हुआ, मतलब वो जेंटल था उस हिसाब से देखा जाए तो। और याद रखना यहाँ पे मैंने सिर्फ मेरा राइट हैंड किया था क्योंकि मेरे लेफ़्ट हैंड में ऑलरेडी एक्सटेंशंस था। बट आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ एक हाथ करने के लिए उनको कुछ 2 आवर्स के ऊपर लगे थे और मुझे 2 हाथ करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स का ही टाइम लगता है, वो भी मतलब उसमें नेल आर्ट भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने नेल आर्ट नहीं करी थी। तो अभी क्यूटिकल को पुश बैक करने के बाद इन्होंने अपना क्यूटिकल ट्रिमिंग स्टार्ट किया, उसके लिए क्यूटिकल निपर यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा तरीका थोड़ा अलग रहता है जब मैं ट्रिम करती हूँ, तो वो बात ठीक है क्योंकि हर किसी का अपना बैलेंस थोड़ा अलग अलग रहता है, तो दैट इज़ टोटली फाइन। बट अच्छी बात यह है कि कहीं भी मुझे कट नहीं हुआ और दर्द भी नहीं हुआ, कभी भी लाइट स्किन में कहीं कट नहीं हुआ। और उसने बोला कि मेरी नेल बेड बहुत ही छोटे हैं, बट हाँ है क्योंकि मैं नेल्स नहीं करती और मैं बहुत नाखून खाती थी तो मेरा वैसे भी नेल बेड बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं खुद कर रही होती तो मोस्टली मैं फोम्स यूज़ करके ही करती क्योंकि नेल बेड बहुत छोटू है। तो एनीवेज यहाँ पे क्यूटिकल कटिंग फिनिश किया। अब क्यूटिकल फिनिश करने के बाद उसने अपना बफ़र लिया, बफ़र से थोड़ा वापस मेरे नेल प्लेट को मतलब शाइन बेसिकली निकाला। ये स्टेप मैं नहीं करती, मैं सीधा अपना जो फाइल है उसी से करती हूँ। मैं सॉफ्ट बफ़र कभी भी यूज़ नहीं करती जब तक मेरे क्लाइंट का जो नेल्स होती है वो एकदम पतला वीक है, तो मैं फाइलर की जगह पे मैं बफ़र से करती हूँ। बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट अगर यूज़ करना चाहो तो वो भी ठीक है। प्रेप वर्क कंप्लीट करने के बाद डिहाइड्रेटर प्राइमर ऐसा कुछ लगाया नहीं है, सीधा उन्होंने स्टार्ट किया टिप मेजरमेंट के। वो मतलब टिप एप्लीकेशन कर रहे तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बाद में ही हम लोग प्राइमर डिहाइड्रेटर लगाते हैं। बट इस सर्विस में प्राइमर डिहाइड्रेटर का शक्ल भी नहीं मिला देखने को, और यहाँ पे टिप को मेजर कर रही है। तो जो इनके पास टिप्स थे ना वो मोस्टली सारे मेरे नेल के हिसाब से काफ़ी बड़े थे, बट समय उन्होंने ढूंढ के निकाल के ऑलमोस्ट जो साइज़ है वो ढूंढ के निकाला। और ऐसे प्लास्टिक पाउचेस में था ना, तो वो ऑब्वियसली उसको देखने में भी टाइम लग रहा था कौन सा नंबर क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया और फाइनली ढूंढ के निकाला जो नंबर मेरे फिंगर्स के लिए सही है। अभी मैं आपको ये मेरा आफ्टर प्रेप वर्क, मेरे नेल्स कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, काफ़ी क्लीन लग रहा था। भले उसने पुश बैक वाला पार्ट मिस कर दिया बट ठीक लग रहा था। बट अगर पुश बैक करी होती तो मेरा नेल प्लेट थोड़ा और एक्सपोज हो जाता और आराम से काम हो जाता।
अभी इन्होंने जो टिप्स मेजर किए थे उसको थोड़ा प्रेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा उसको कटिंग करे, थोड़ा फाइल करे। मतलब यहाँ पे बेसिकली काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो अगर मेरा वीडियो आप फॉलो करते तो आप देख सकते हैं कि कितने फटाक से हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि मेन वन रीज़न मतलब पिंकी में आके बेचारी अटक गई थी क्योंकि मेरे पिंकी का साइज़ का उसके पास टिप भी नहीं था। और फिर जो सबसे जो छोटा उसके पास था उसको लेके समहाउ इधर उधर सब फाइल करके उसने समहाउ मैनेज करके मेरे नेल के मेजरमेंट के हिसाब से उसने उसको रेडी करके अटैच किए थे। अभी टिप्स में ग्लू लगा के मेरे फिंगर्स में अटैच किया। जैसे आप देख सकते हो पिंकी के लिए वो कितना बड़ा टिप है, बट समहाउ मैनेज कर दिया। वो दिख रहा था क्योंकि मेरे नेल्स छोटे हैं, तो मेरे फिंगर के हिसाब से देखो तो वो नेल काफ़ी बड़ा लग रहा था, मतलब चौड़ा लग रहा था। ऐसा नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसे छोटा नेल है तो हम पेपर फोम्स यूज़ करते हैं, या फिर छोटा टिप्स अगर है तो फिर वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे नेल्स अटैच किए, ऐसे सारे फिंगर्स में हमने टिप्स को अटैच किया। अभी सारे नेल्स में टिप लग चुके हैं। तो थंब में लास्ट में की थी तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो टिप्स है, मैं कभी भी इतना अंदर तक टिप्स लगाती नहीं हूँ, बट अभी ऐसे किया। उसके बाद यहाँ पे ई फाइल से वो भी यहाँ पे सेरामिक पिट यूज़ कर रहा है, बट इसका जो स्पीड है उन्होंने 4 पे रखे थे, तो मतलब नेल हर्ट होने का चांसेस बहुत कम है। और वो बहुत जेंटल थी तो बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो बिट है वो ऑलरेडी डर्टी है, मतलब गंदा है, वो साफ़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं, कभी भी मैं यूज़ किया हुआ बिट यूज़ नहीं करती। मेरा बिट हमेशा क्लीन रहता है, स्टेरलाइज रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो चीज़ नहीं था। तो जैसे आप देख सकते हो वो ऑरेंज कलर वो पूरा उसका पहले का कुछ तो निकाला हुआ है। कभी भी ऐसे यूज्ड बिट यूज़ नहीं करना। अगर आप एज ए क्लाइंट कहीं जा रहे हो, आपको ऐसे सब दिख रहे हैं, तो दोबारा वहाँ पे बिल्कुल जाना नहीं है, क्योंकि हाइजीन का मैटर है। ओके। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैं राइट हैंड्स में मैं ज़्यादा नेल्स रखती नहीं हूँ क्योंकि मैं से काम नहीं करा जाता। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला था छोटा आलमंड शेप बनाने को। तो उन्होंने पहले लेंथ कट करा, फिर मुझे पूछा कि इतना ठीक है, तो मैंने बोला नहीं थोड़ा और कम कर दो, क्योंकि मुझे लिटरली छोटू नेल्स चाहिए ताकि मैं बाकी का 3-4 दिन बचे हुए थे मेरा, ताकि मैं अपने आप को हर्ट ना करूँ, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है राइट हैंड में लॉन्ग नेल्स रखने का। तो यहाँ पे आलमंड वगैरह कटिंग वगैरह बहुत ही स्मूथली हो गया। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इसको कट करने के बाद जब उसको फाइन टून कर रही थी तो टाइम में थोड़ा ओवर फाइल कर दी थी, कि वो साइड वाला जो कॉर्नर्स है वो थोड़ा ओवर फाइल कर गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइलिंग हो रही है। तो अगर जब मैं करती हूँ तो ऑब्वियसली आलमंड शेप थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है उसको बैलेंस करके फाइल करना। तो यहाँ पे उसने कर तो लिया, बट वो कभी भी मेरा हाथ को घुमा के कभी भी चेक नहीं किया। बस मैंने देखा, मुझे ठीक लगा, मैंने बोला हाँ ठीक है। और अदरवाइज़ मैं भी वो कॉन्फिडेंट होगी कि हाँ सही आएगा करके। एक फिंगर में थोड़ा गड़बड़ था, बट अदरवाइज़ ठीक था। तो कुछ इस तरीके से पूरा फाइल कर दिया। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा फाइलिंग अंदर की तरह हो गया, राउंड आलमंड की तरह नहीं आया। थोड़ा बहुत अपना जो फैंग होता है ना उसकी तरह आया, वो मुझे लगा था, बट मैंने सोचा जान दो फिर। और आपको एक और चीज़ बतानी है, भले ही मैं मतलब मैं खुद नेल्स करती हूँ, बट मैंने एक बार भी कोई भी सजेशन कुछ नहीं वहाँ पे टिप्पणी नहीं दी थी। बस मैं देख रही थी वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है बस, और वीडियो बना रही थी। मैंने एक चीज़ भी मतलब टिप्स नहीं दिया, मैं सोचा उसको जैसे करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे थे कि दूसरे लोग कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं दी थी, वो बस करे जा रही थी। और अगर कुछ दर्द वगैरह कुछ हुआ तो मैं बस बता रही थी, दैट्स इट। अभी पूरा आलमंड शेप बन गया, और उसके बाद वापस बफर लेके थोड़ा उसको और ब्लेंड कर दिया, और थोड़ा बहुत नीचे भी ये कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरे नेल्स में आलमंड बना दिए थे, और थोड़ा बहुत बफर से बफिंग भी कर दिए। और ये रहा फाइनल वाला लुक, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है, बट टिप जैसे लगा मुझे वो ठीक बिल्कुल नहीं लगा। अभी तक तो सब ठीक जा रहा था, बट जैसे अब एप्लीकेशन आया
माई माइंड वॉज ब्लोन, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही थी वो मोमेंट पे। सबसे पहले मैंने देखा इनके पास जो मोनोमर है वो ईस्ट फ्लो का मोनोमर है, तो वो बेसिकली आपका एमएमए मोनोमर है, ठीक है, जो हम यूज़ नहीं करते। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप ब्रश देखना, ये एक्रिलिक का ब्रश है ही नहीं, ये है जेल का ब्रश। अब देखो एप्लीकेशन, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप देख लो, और आप लोग तो देखे होंगे इतने सारे मेरे वीडियोस में मैं कैसे एक्रिलिक यूज़ कर रही हूँ, मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ, जितने भी लोग एक्रिलिक यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं आप सभी ने देखा है। तो ये एक नया तरीका था जो मुझे पहली बार देखने मिला। मुझे नहीं लगता इवन इंडिया में भी मैंने एमेच्योर लोगों को भी इस तरीके से करते हुए देखा है, बट जो भी है। तो इन्होंने क्या किया, एक्रिलिक की तरह नहीं, जेल की तरह, इवन जेल भी हम ऐसे नहीं लगाते, तो आई डोंट नो कि क्या बोलूँ, ऐसे समझो नेल पॉलिश लगाने की तरह ऐसे मोनोमर में डाला, और उसके बाद पाउडर में डिप मारा, सीधा डिप किया, और उसके बाद उसमें जो ब्रश में पकड़ता है उसको लिया, और बस नेल पॉलिश की तरह समहाउ वो ब्रश से, वो भी जेल वाली ब्रश से ऐसे एप्लीकेशन कर दिया। और ये देखते ही, मतलब वैसे भी प्रोडक्ट देखते ही मेरा मतलब पूरा भरोसा उड़ गया था, क्योंकि मेरा मोनोमर, क्योंकि एक्रिलिक में कैसे है ना, मोनोमर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है वो आपको मतलब हेल्थ प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। और इसलिए मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी की ईएम में मोनोमर लेती हूँ, कभी भी मैं एमएमए मोनोमर का पास भी नहीं जाती। और इतना ख़राब स्मेल आती है एमएमए मोनोमर का, मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो मोनोमर था मैंने हमेशा पर्पल, ट्रांसपेरेंट कलर का, ब्लू कलर का सब देखे हैं, बट ये वाला जो था ये थोड़ा ब्राउनिश था। और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पुराना मोनोमर में, वो तभी ब्राउनिश कलर होता है, वो एक्सपायर होता है सनलाइट से उसका रिएक्ट करके, मतलब ऐसे समझो बेसिकली उसका केमिकल फॉर्मूला जो ब्रेक होता है तभी काइंड ऑफ ब्राउनिश कलर होता है। मैंने आज तक कोई भी मोनोमर ब्राउन कलर का नहीं देखा है, अगर आपने देखा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और जो एप्लीकेशन था ये बहुत फ़नी था, मतलब आप मुझे बताना आपको कैसे लगा, ऐसे आपने कभी देखा किसी को करते हुए तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम लिया, और अगर फाइनली आप ऐसे देखोगे ना तो वो लगेगा नहीं आपको ऐसा एप्लीकेशन किया है। हाँ, बट मेरे स्किन में काफ़ी मोनोमर लग रहा था, और उसके बाद अभी पता नहीं चल रहा था, बट इसको ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती कि क्या गड़बड़ हो रहा था ऐसे मतलब एप्लीकेशन करने का। ओके, तो यहाँ पे एक फिंगर फिनिश किया और आपने देखा, अभी हम सीधा एंड रिजल्ट देखते हैं। दिस वॉज माई फेस वाइल आई वॉज सिटिंग देयर। अभी पूरा ख़त्म करने के बाद वापस पूरे नेल्स में एक बार और उसने थोड़ा और टॉप अप कर दिया, वही पाउडर लेके वही सेम तरीके से। और ये रहा पूरा एप्लीकेशन के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख लीजिए, ये है हमारा आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद फिर वापस उन्होंने इलेक्ट्रीफाई लिया, वही सेम बिट से थोड़ा फाइलिंग कर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अगेन इलेक्ट्रीफाइल जो था वो 4000 आरपीएम पे यूज़ कर रही थी, तो मतलब स्पीड बहुत कम था, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस जो है वो एकदम ही पतला ही बनाया था। बेसिकली टिप के ऊपर हल्का सा एक लेयर लगाया था एक्रिलिक का, तो ज़्यादा फाइलिंग के लिए था नहीं, बट जो फाइलिंग का टेक्निक था वो सब एकदम बराबर था, बट बिट क्लीन नहीं था, और ऑब्वियसली एप्लीकेशन एकदम ख़राब था। और एप्लीकेशन में और फिर बाकी का फाइलिंग शेपिंग में काफ़ी टाइम लगा था, तो यहाँ पे अच्छा खासा 1 घंटा तो सिर्फ इसी में ही हमारा निकल गया था। अब इलेक्ट्रिक फाइल से फाइलिंग करने के बाद फिर हैंड फाइल लिए थे, तो ये है इलेक्ट्रिक फाइलिंग के बाद मेरे नेल्स कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। उसके बाद वापस हैंड फाइल लिए, थोड़ा और आलमंड को फाइन ट्यून करा, उसके बाद हल्का सा ऊपर भी चलाया,
तो जब मैं करती हूँ तो मैं इलेक्ट्रीफाइल मोस्टली तब यूज़ करती हूँ जब मेरा कुछ इनकैप्सुलेशन रहता है। नॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मेरा थिकनेस जो है कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं इलेक्ट्रीफाइल से फाइल डाउन करती हूँ। बट अदरवाइज़ मैं एक 180 ग्रिड का हैंड फाइल लेके ही फाइल करती हूँ, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन हमेशा मोस्टली फ्लॉलेस रहता है तो मुझे ज़्यादा फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे इन्होंने, सच बोलूँ तो यहाँ पे मेरे वो जो ऊपर वाला पार्ट है ना प्रोडक्ट का, वहाँ पे हार्डली हैंड फाइल चलाए थे। तो इलेक्ट्रीफाइल से सिर्फ करने से कभी भी वो प्रोडक्ट अच्छे से लेवल नहीं होता, आपको हैंड फाइल से उसको अच्छे से क्या कहते हैं लेवल करना होता है। अभी लास्ट में फिर से थोड़ा पानी स्प्रे किया ताकि वो जो डस्ट गिरा है उसको क्लीन करने के लिए, और उसके बाद एक टॉवल से पूरा मेरे हाथों को वाइप किया। ये सब करने के बाद वापस क्यूटिकल निपर से कुछ तो ट्रिम किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी वो टिप का कोई पार्ट बाहर था या फिर मेरा स्किन कुछ साइड से दिख रहा था, पता नहीं, बट कुछ तो ट्रिम कर रही थी। मुझे बिल्कुल दुखा नहीं तो मैंने उस पर ज़्यादा कुछ फोकस किया नहीं। इसके बाद फिर से बफ़र लिए, बफ़र से थोड़ा और बफ़ करा नेल्स के ऊपर वाले एरिया में। बट ये करने के बाद भी ना नेल्स का सरफेस अभी भी थोड़ा बम्पी था। ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा था, अगर आप हाथ चलाओगे तो आपको पता चलेगा। मैं बाद में फाइनल आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा था। अभी पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जेल पॉलिश था। यहाँ पे इन्होंने बेस कोट से स्टार्ट किया। अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बेस कोट नहीं लगाती, क्योंकि एक्सटेंशंस के ऊपर बेस कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधा कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने बेस कोट से स्टार्ट किया और उसके बाद इसको क्योर किया। अब मैंने एक कैट आई पॉलिश सेलेक्ट किया था, तो ये ग्रीन कलर का कैट आई है, क्योंकि मेरे लेफ़्ट हैंड में भी ग्रीन कलर का ही नेल डिज़ाइन था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैच करेगा। तो पहला लेयर पूरा लगाया, उसको कम्प्लीटली क्योर किया। कैट आई पहले राउंड में नहीं बनाया था, सेकेंड में बनाया था। फिर सेकेंड लेयर लगा के उसमें मैग्नेट से कैट आई इफ़ेक्ट क्रिएट किया। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेट यूज़ कर रही थी, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उसको थोड़ा बहुत सेंटर में ला रहे थे। और इसके बाद फिर इसको क्योर किया। लास्ट में टॉप कोट लगाया और उसको भी फिर हमने क्योर कर दिया। और इसके बाद फिर क्यूटिकल ऑयल लगाया, उसमें बेयरली कुछ था। पूरे सर्विस का बेस्ट पार्ट था फाइनली उसने मुझे ऐसे ही पूरा हाथ में थोड़ा मसाज दिया था। तो ऑलरेडी मैं वो थक चुकी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, भले ही सिर्फ एक ही हाथ का था। बट हाँ, तो ये उसका फाइनल जो फिनिश टच था। क्यूटिकल ऑयल के बाद हल्का से हैंड मसाज दे दिया। और आप लोग एक्साइटेड हो फाइनल रिजल्ट देखने के लिए? तो मेरा नेल्स कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मेरा नेल्स के हिसाब से इसमें काफ़ी जगह पे बिल्ली आया हुआ है। और यहाँ पे दिख रहा हो ये वाइट वाइट, ये पूरा एक्रिलिक है जो हमारे क्यूटिकल एरिया में स्किन के ऊपर चिपका हुआ है। मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंगली ओवरऑल सर्विस जो है वो 20% अच्छा था, बाकी पूरा मतलब ख़राब था। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे बम्प्स है नेल्स पे, स्किन के अराउंड एक्रिलिक ड्राइड है, शेप अच्छा नहीं है। और जो एक्रिलिक यूज़ किया था वो MMA है। एप्लीकेशन ख़राब था, फाइलिंग ख़राब था, डिहाइड्रेटर प्राइमर यूज़ नहीं किया है। अभी देखो कितना पैसा मैंने पे किया है, आपको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो ये इनका सैलून का जो पॉलिशेस है, तो अभी मैं बताती हूँ मैंने कितना पैसा पे किया है। तो ये था 150 रिंगिट, मतलब वहाँ का करेंसी रिंगिट। तो अगर उसको आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करोगे 3060 समथिंग आता है। और याद रखना मैंने सिर्फ एक हाथ का नेल कराया, 2 हाथ का है तो 220 समथिंग था। ओके, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था, झटका लगा, बट एक्सपीरियंस के लिए मेरे को वो एक्सपीरियंस लेना था, देखना था। और ये रहा। और अभी फाइनली मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको निकाला, तो मैंने बताया ना जो मोनोमर यूज़ की थी वो MMA मोनोमर है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको जब निकालते तो कैसे निकलता है और अच्छा मोनोमर जो है वो कैसे निकलता है। तो यहाँ पे मैं अपनी लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड का फाइलिंग की कोशिश कर रही थी, जो मुझसे हो नहीं रहा था। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं और एंड पार्ट देखते हैं।
कलर को फाइल करके मैंने एसीटोन, कॉटन और एसीटोन यूज़ करके नेल को रैप कर रखे हैं। तो अभी कुछ 10 मिनट हो गया है, क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो 10 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो अभी देखना कि ये कैसे निकलता है। अभी मैं मेटालिक पुशर से पुश कर रही हूँ, तो अब देखा कैसे गुई आ रहा है, मतलब क्या कहते हैं, चुइंग गम की तरह गुई गुई आ रहा है। तो इसका मतलब है ये MMA है। और स्मेल से भी आप पहचान सकते हो। और जब निकालते तो कुछ इस तरीके से रबरी आ रहा है, तो इसका मतलब है आप जो मोनोमर यूज़ किया है वो ख़राब वाला है, हसाडियस है, और उसको यूज़ नहीं करनी है। वो FDA बैन किया हुआ चीज़ है। अगर आप सस्ते सलोन, मतलब ये तो सस्ता भी नहीं था, मतलब इतना पैसा तो दे ही दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग एक्रिलिक करते नहीं है, इसलिए मुझे जहाँ मिल रहा था वो कर लेना पड़ा। मोस्टली वो लोग फुल कवर टिप्स का यूज़ करते हैं एक्सटेंशंस, उसका थोड़ा पैसा भी कम था। जब मैं सर्विस ले रही थी, एक और लोग आए थे, उनको उसने कुछ 180 रिंगेट बोले थे, मतलब ऐसे अपना 3000 नहीं 3500 तक कुछ तो आएगा। तो ये है जो ख़राब मोनोमर है वो इस तरीके से निकलता है। अभी आप देखो मेरे लेफ़्ट हैंड में जो मैंने किया था नेल्स, उसको भी मैंने निकाला था। तो यहाँ पे देखो जो अच्छा मोनोमर है, EMA मोनोमर है, वो कैसे निकलता है। तो यहाँ पे भी मैंने फाइल डाउन किया था थिकनेस, उसके बाद इसको 5 मिनट या 7-8 मिनट मतलब एसीटोन में रैप करके रखा था। आप देख सकते हैं कितने आराम से एकदम स्लाइड होके निकल जाता है, ब्रेक होके काइंड ऑफ पाउडर की तरह निकलता है। ठीक है, तो आपका एक्रिलिक ऐसा नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है आपका मोनोमर जहाँ से भी आपने कराया वो मोनोमर ख़राब है। ओके, इसके साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा वीडियो फ्यूचर में देखना चाहोगे तो वो भी बता देना। अभी मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखना। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।